हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सब लोगों को मेरी ओर से। मैं नवीन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू कर रखी है हम लोगों ने। आज की जो मॉक टेस्ट की सीरीज है उसका मेन टारगेट है जो आपका एग्जाम आज से जस्ट 2 दिन बाद होने वाला है, जिसको कि आईबी ने जो है ना वो कंडक्ट कराना है, जिसमें आप आईबी में जो है ना जॉब के लिए जाएंगे, जिसमें इंग्लिश का सेक्शन होगा। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर। हमने आपको 25 क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें 2 से 5 क्वेश्चन वकैब के एक्स्ट्रा हम आपको आज देंगे। वैसे एक चीज़ ध्यान रखनी है, कैंडिडेट ये ना सोचें कि ये सिर्फ आईबी के लिए है। ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले बच्चे भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे आप बैंक दे रहे हो, या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो। ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सेगमेंट होगा वो हमारा ग्रामर का होगा। जैसा कि उन लोगों ने एग्जाम के लिए जो एग्जामिनर होता है वो मेंशन करता है कि ग्रामर हम इस ढंग से पूछेंगे। हर एक एग्जाम का आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है कि ये जो ग्रामर है ये हमें आज से पूछनी है। ठीक है, तो सबका एक स्टैंडर्ड लेते हुए हम लोग उस पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो होता है फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो लिखा गया है, आपको लिखे हुए सेंटेंस में गलती ढूंढनी है। देखिए, द कंपोजिशन कंटेंट इवन नो लेस देन 20 एरर्स। ठीक है, जो कंपोजिशन था उसके अंदर 20 से कम गलतियां नहीं थी। सेंटेंस ये कहना चाह रहा है द कंपोजिशन कंटेंट, बिल्कुल सही है, पास्ट टेंस में बोला गया है। द कंपोजिशन कंटेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नो लेस देन 20 एरर्स, उसके अंदर 20 से गलतियां नहीं थी, 20 से कम गलतियां जो है वो नहीं थी। अब देखिए यहां पर जो इवन वर्ड है ये एक ऐसा वर्ड है जिसको नो लेस के साथ जब हम लगाएंगे तो इसका कोई मीनिंग जो है वो नहीं निकल रहा है। ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी यहां पर जरूरत नहीं है, ये एक सुपरफ्लुअस सेंस में यूज हुआ है। ओके, सेंटेंस में हमेशा याद रखिएगा कोई भी ऐसा वर्ड जो सुपरफ्लुअस हो, जिसकी हमें जरूरत ना हो, उसको यूज करना गलत होता है। इवन को हटा दीजिए, सेंटेंस को बोल के देखेंगे द कंपोजिशन कंटेन नो लेस देन 20 एरर्स। इवन को रिमूव कर दीजिए। ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो सुपरफ्लुअस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिटर्न बैक। अब देखिए रिटर्न बैक जो होता है वो अपने आप में कोई वर्ड ही नहीं है। या तो आप रिटर्न बोलिए या बैक बोलिए, लेकिन रिटर्न का मतलब वापस आना, बैक का मतलब भी वापस। तो ये बैक वर्ड सुपरफ्लुअस है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या बोलिए, रिटर्न बोलिए। जैसे कि हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल फाइनल कंक्लूजन। अब आप देखोगे इसको कि फाइनल कंक्लूजन जो है, ओके, कंक्लूजन अपने आप में ही फाइनल होता है, तो फाइनल जो वर्ड है वो सुपरफ्लुअस है। इसी तरीके से नो लेस इवन का यूज हमें नहीं करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल एग्जाम के स्टैंडर्ड से देकर चल रहे हैं। द ऑस्ट्रेलियन टीम लॉस द मैच यस्टरडे। ऑस्ट्रेलियन टीम कल मैच हार गई थी। सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है, बिल्कुल अच्छा सेंटेंस है। देखिए कई कैंडिडेट देखेंगे कि सेंटेंस में देखिए द ऑस्ट्रेलियन टीम, बिल्कुल सही है। लॉस द मैच यस्टरडे, यस्टरडे वर्ड आ गया। यस्टरडे वर्ड जब भी सेंटेंस में दिखे तो आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए, और वो घंटी किस चीज़ की होनी चाहिए कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, पास्ट टेंस का यूज होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेजेंट टेंस दिया गया हो। देखिए, तो लॉस की सेकंड फॉर्म जो है वो दी गई है। ओके, हैज हैव का यूज नहीं है, इसका मतलब ये ठीक है। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। लॉस का मतलब हार जाना, और उसकी सेकंड फॉर्म जो है वो क्या होती है, लोस्ट होती है, ना कि लोस्ड होती है। ये कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में। ओके, तो द ऑस्ट्रेलियन टीम लोस्ट द मैच यस्टरडे, ये ठीक है। यस्टरडे करेक्ट है। आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिस्टर अनाउंस्ड कंपनसेशन। मिनिस्टर ने घोषणा करी कंपनसेशन की। कंपनसेशन मतलब मुआवजा। मिनिस्टर ने मुआवजे की घोषणा करी। द मिनिस्टर ठीक है। अनाउंस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही है। कंपनसेशन ठीक है। आगे चलते हैं। फोर का मतलब है के लिए। ओके, मुआवजे की घोषणा करी किसके लिए? द विक्टिम्स फ्रॉम द एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट के विक्टिम थे उनके लिए। ओके, तो फोर का जो यूज है ये किसके लिए हुआ है? विक्टिम्स के लिए हुआ है, ये बिल्कुल सही है। द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के जो पीड़ित थे, विक्टिम का मतलब क्या होता है? पीड़ित, प्रभावित। जो एक्सीडेंट के प्रभावित लोग थे उनके लिए मिनिस्टर ने घोषणा करी किसकी? कंपनसेशन की। तो उनके लिए
के लिए, के लिए किसका यूज करेंगे हम? फ्रॉम का नहीं, किसका यूज होगा? फॉर। ओके, तो सॉरी, के लिए एक बार देखेंगे, द मिनिस्टर अनाउंस्ड कंपनसेशन फॉर, तो वहां हो गया, के लिए ठीक है। द विक्टिम्स फ्रॉम द एक्सीडेंट नहीं, फॉर नहीं, विक्टिम्स ऑफ द एक्सीडेंट, सॉरी, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का, के, की, जो दुर्घटना के पीड़ित थे, दुर्घटना के पीड़ित, किसका यूज हो जाएगा? का, के, की का यूज होगा। का, के, की के लिए किसका यूज होगा? ओ एफ का यूज होगा। तो द विक्टिम्स ऑफ द एक्सीडेंट, कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स ऑफ द accident. So always remember C part is wrong. Here we use of in place of from. सेंटेंस समझ में आ गया? सेंटेंस जो है ना वो एरर्स है वो ऐसी आ रही है कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हो। प्रपोजिशन में आप लोग इस तरह की चीजें पढ़ते ही नहीं है। ऑफ का मतलब का, के, की होता है, फॉर का मतलब के लिए होता है, फ्रॉम का मतलब से होता है। बहुत कॉमन से वर्ड होते हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ लें। तो द विक्टिम ऑफ द एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ही टोल्ड टू मी दैट ही हैड नॉट रेड द बुक, उसने मुझे बताया कि उसने किताब को नहीं पढ़ा था। सेंटेंस में हम देखेंगे ही टोल्ड टू मी, एरर जो है वो नजर आ जाएगी। टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दैट ही हैड नॉट, सेंटेंस के एक पार्ट में अगर पास्ट टेंस का यूज होता है तो दूसरे में भी पास्ट का यूज होगा। उसने मुझे बाद में बताया कि उसने किताब को नहीं पढ़ा है, ये ठीक है। दो काम पास्ट में एक साथ हो रहे हैं, जो पहले होता है पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, ये ठीक है। जो बाद में होता है पास्ट में लिखा जाएगा, ये सही है। रेड द बुक, कि उसने किताब को नहीं पढ़ा है। किताब स्पेशल है, दा का यूज हो गया। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, रेड रेड रेड, ये भी सही है। तो गलती कहाँ पर है? गलती को ध्यान से देखेंगे तो एक वर्ड यूज हुआ है, देखिए टेल, एक ऐसा ही वर्ड होता है टीच, एक ऐसा ही वर्ड होता है लाइक, एक ऐसा ही होता है लव, एक हेट। इन वर्ड्स के साथ हम किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। देखिए टोल्ड आ गया, टोल्ड के साथ टू का यूज कभी नहीं होगा, ही टोल्ड मी। वैसे भी सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच का है। इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है, ना कि टोल्ड टू में बदला जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? टोल्ड टू की जगह टोल्ड आ जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट ऑप्शन। I should have preferred to go by myself. I should have preferred. Should have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है मुझे ऐसा करना चाहिए था, शायद मैंने नहीं किया। I should have come early. I should have gone there, मुझे वहाँ जाना चाहिए था। I should have helped him, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। I should not have wasted my time, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। I should have helped the poor, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर should have का मतलब I should have preferred, मुझे प्रीफर करना चाहिए था क्या? To go by myself, कि मैं, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। देखो I should have preferred, ये सही है, should have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, टू गो बाय माई सेल्फ, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है गो बाय। गो बाय का मतलब होता है किसी के कहे अनुसार काम करना, किसी की जो है ना मर्जी के अकॉर्डिंग काम करना। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अच्छा होता मैं जो है मेरे अकॉर्डिंग काम करता। आई शुड हैव प्रीफर टू गो बाय माई सेल्फ। तो गो बाय का मतलब आप समझ गए। ओके, जो प्रीफर वर्ड होता है, प्रीफर के बाद आप कोई भी वर्ब लिखेंगे तो वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि प्रीफर के बाद टू गो लिखा गया है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आप वर्ब प्लस आईएनजी भी लिख सकते हो। आई शुड हैव प्रीफर्ड, आप चाहो तो यहां पर गोइंग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेंटेंसेस सही हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये ठीक है टू गो। बाय ऑब्जेक्ट एजेंट को डिनोट कर रहा है, किसके द्वारा आपको काम करना चाहिए था? मेरे द्वारा। सब्जेक्ट अपने आप में ही क्या है? ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो गया, बिल्कुल सही है। सेंटेंस में नो एरर, आंसर इज करेक्ट, सेंटेंस इज करेक्ट, द आंसर इज डी ऑप्शन, नो एरर। नेक्स्ट देखो, जॉन मिल्टन इज ग्रेटर देन एनी पोएट। जॉन मिल्टन किसी भी पोएट से ग्रेट है। इट मीन्स देयर आर मैनी पोएट्स, बहुत सारे पोएट हैं, बट हियर डिग्री इज कंपैरेटिव, इज ग्रेटर। जॉन मिल्टन में तो कोई गलती नहीं है, वो तो नाम है, तो ये ऑप्शन तो ठीक है ही। इज ग्रेटर, हाँ ये हो सकता है। देन कंपैरेटिव डिग्री, एनी पोएट, किसी भी पोएट से, किसी भी पोएट से, तो मिल्टन भी तो पोएट है। सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि जॉन मिल्टन किसी भी दूसरे पोएट से अच्छा है।
सारे पोएट एक तरफ, मिल्टन एक तरफ। इट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री किसके सेंस में यूज हो रही है? सुपरलेटिव के सेंस में। जब भी कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव के सेंस में यूज हो, देन के बाद हम किसका यूज करते हैं? एनी अदर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एनी आ गया, पोएट आ गया, देन आ गया, देन के बाद हम किसका यूज करेंगे? एनी अदर का। एनी अदर पोएट, हमें सेंटेंस बोलना। इन दिस वर्ल्ड कह सकते हैं, शी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन आवर स्कूल, सेंटेंस सही है। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन आवर कॉलेज, सेंटेंस सही है। कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव के सेंस में यूज करनी हो, देन के बाद एनी अदर का यूज किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 पे आते हैं। देर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में आपके लिए कोई जगह नहीं है। देर इज नो प्लेस, बेसिक सी चीज सबसे पहले याद रखें, जब भी सेंटेंस देर से शुरू होगा ऑलवेज रिमेंबर, सो जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी। अब यहाँ देखिए देर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ओके, इज आ रहा है, ये इज किसके लिए यूज हुआ है? प्लेस के लिए यूज हुआ है, तो प्लेस सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात, प्लेस क्या है? नाउन है, तो नाउन है तो इससे पहले किसका यूज करेंगे? एडजेक्टिव का। अच्छा, नो जो है वो एक एडजेक्टिव है, नॉट जो है वो एक एडवर्ब का काम करता है, तो ये नो भी सही है। तो देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है। देखिए आप ध्यान से समझेंगे, प्लेस का मतलब होता है जगह। एक वर्ड यूज होता है रूम, ठीक है, रूम का मतलब भी जगह होता है, प्लेस का मतलब भी जगह होता है, लेकिन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है? ओके, आप देखेंगे तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूं कि जो प्लेस होता है वो खुली जगह के लिए यूज होता है, जो रूम होता है वो ऐसी चीजों के लिए होता है या तो दो चीजों के बीच में हो, ओके, या कोई चीज कवर हो उसके लिए यूज हो। तो यहां पर क्या कह रहा है? कंपार्टमेंट की बात हो रही है, तो कंपार्टमेंट मींस दैट इज एनक्लोज्ड, वो चार दीवारी से घिरा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम लोग जो है किसका यूज करेंगे? रूम का यूज करेंगे, ना कि प्लेस का यूज करेंगे। प्लेस डिनोट्स अ पर्टिकुलर प्लेस का कोई नाम हो उसके लिए यूज हो सकता है, जैसे दिल्ली इज अ नाइस प्लेस, अब वहां पर हम रूम नहीं बोलेंगे। रूम का मतलब जगह जो कि घिरी हुई हो, देयर वी यूज रूम। सो आंसर इज देयर इज नो प्लेस, प्लेस की जगह किसका यूज करेंगे? रूम का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, देखेंगे जरा। द यंग मैन हैड नो मैनर, यंग मैन जो था उसके कोई हैड नो मैनर, मैनर का मतलब तरीका, ओके, तो देखेंगे जरा इसमें एरर क्या है? हैड नो मैनर, आर्यन इसको बंद कर दे। यंग मैन हैड नो मैनर, ओके, तो देखिए द यंग मैन बिल्कुल ठीक है, हैड, हैड का मतलब होना, रखना, हैज हैव का मतलब होता है होना, रखना। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है दोनों। मैनर मतलब उसको तमीज नहीं थी, ये हैड बिल्कुल सही है। नो मैनर, अब वर्ड यूज हुआ है मैनर। मैनर का मतलब होता है किसी भी काम को करने का तरीका, पहली चीज। अब यहां पर काम करने के तरीके की बात नहीं हो रही है, ठीक है। मैनर के दो प्लूरल बनाते हैं, एक होता है मैनर्स, एक होता है मैनर्स, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। इस मैनर्स का मतलब, मैनर का प्लूरल, किसी काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये सही है। इस मैनर्स का जो मतलब होता है वो होता है तमीज, जिसको हम हमारी भाषा में बोल सकते हैं तहजीब। तो यहां क्या कहना चाह रहा है? द यंग मैन हैड नो मैनर, गलत हो गया सेंटेंस, तरीके की बात नहीं हो रही है, तो किसकी बात हो रही है? तमीज की। तो मैनर की जगह किसका यूज हो जाएगा? मैनर्स का। आंसर सी इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आपके लिए बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हैविंग फिनिश द पेपर अर्ली, पेपर को खत्म करने के बाद, ही केम आउट ऑफ द हॉल, वो हॉल से बाहर आया, ऑलमोस्ट एन आवर, लगभग 1 घंटा पहले, बिफोर द बेल रैंग, घंटी बजने से 1 घंटा पहले वो जो है हॉल से बाहर आ गया। ये सेंटेंस में कहना चाह रहा है। सेंटेंस को जब हम करेंगे, देखिए हैविंग फिनिश द पेपर अर्ली, पेपर को खत्म करने के बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म द पेपर अर्ली, ये सेंटेंस का जो पार्ट है सही है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है किसी काम को किसी काम का होना, जैसे हैविंग टेकन टी, चाय पीने के बाद, हैविंग ईटन फूड, खाना खाने के बाद, हैविंग टेकन द एग्जाम, एग्जाम देने के बाद। तो बोला गया हैविंग फिनिश द पेपर, ये ठीक है। ही केम आउट ऑफ द हॉल, अब ये आगे सेंटेंस शुरू हो गया। ही केम आउट ऑफ द हॉल, वो हॉल से बाहर आया,
ऑलमोस्ट एन आवर, बिल्कुल ठीक है, बिफोर द बेल रैंग, घंटी बजने से 1 घंटा पहले वो बाहर आ गया था। जब भी सेंटेंस में दो काम पास्ट में एक साथ होते हों, जो काम पहले खत्म होता है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, जो काम बाद में खत्म होता है उसे सिंपल पास्ट में लिखेंगे। ओके, बेल बाद में बजी है, वो पहले आया है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी यही है, क्या है, ही केम आउट ऑफ द हॉल, तो पहले आया है, पहले आया तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ही हैड come out of the hall almost an hour before the bell rang। जैसा कि अभी मैंने एक सेंटेंस बोला, the patient had died before the doctor came, मरीज मर चुका है, डॉक्टर बाद में आया है, तो बाद में आया है, the doctor came वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे कि ये रैंक सेकंड फॉर्म है। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका है, मर चुका था सॉरी, तो मर चुका था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द सेंटेंस इज सेम, ही हैड कम आउट ऑफ द हॉल ऑलमोस्ट एन आवर। बाकी सेंटेंस सही है, बी आंसर इज करेक्ट, ये आपकी एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आई वॉन्टेड टू सी, मैं देखना चाहता था, क्या देखना चाहता था, दैट वेदर दे हैड एक्चुअली रेड द नोट्स, क्या वास्तव में उन्होंने नोट्स पढ़े हैं। आई वॉन्टेड टू सी, मैं देखना चाहता था, ये सेंटेंस हो गया। दैट और वेदर एक साथ आ रहे हैं, दोनों कंजक्शन का काम कर रहे हैं। डबल कंजक्शन हम किसी भी कंडीशन में यूज नहीं करते हैं। दैट हटा दीजिए, वेदर, वेदर का मतलब ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, सो वेदर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। दैट जो होता है वो थोड़ी सी श्योरिटी को डिनोट करता है, वेदर जो होता है वो ऐसा है या नहीं, एक जो है ना सस्पिशियस कंडीशन को डिनोट करता है, तो इसमें आंसर जो है वो वेदर हो जाएगा। हो सकता है एग्जामिनर आपको इसको गैप फिलिंग में पूछ ले, दैट भी लिख दे और वेदर भी लिख दे, तो ऐसी कंडीशन में आप किसका यूज करोगे, वेदर का यूज करेंगे, दैट का यूज नहीं होगा। वेदर दे हैड एक्चुअली रेड द नोट्स, क्या वास्तव में उन्होंने नोट्स पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, वकैब का सेक्शन आ जाएगा हमारा। सिनोनिम्स, सिनोनिम बड़े अच्छे अच्छे हमने दिए हैं। सबसे पहला वर्ड डिफाइंस वर्ड यूज हुआ है। डिफाइंस का मतलब होता है किसी भी चीज को चुनौती देना, किसी भी चीज को चैलेंज करना, इज नोन एज डिफाइन। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अटैक तो होगा नहीं, अटैक का मतलब तो आक्रमण करना होता है, सो अटैक का सिनोनिम हम लिख सकते हैं असॉल्ट। असॉल्ट ये सिनोनिम हो गया। प्रोटेक्शन का मतलब होता है बचाव करना, प्रोटेक्ट करना, जिसके लिए वर्ड यूज हो जाएगा डिफेंड करना। शाइनेस का मतलब क्या होता है, शर्माना, शर्मीले स्वभाव का जो होता है। ओके, डिसओबीडियंसी का मतलब होता है किसी चीज को ना मानना, तो डिफाइन का मतलब भी, डिफाइंस का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को ना मानना। ये डिफाइंस जो है ये एक वर्ब के तौर पर, नाउन के तौर पर यूज हुआ है, इसका वर्ब होता है डिफाई, जिसके लिए वर्ड यूज करेंगे चैलेंज, चुनौती देना, तो आंसर बी इज करेक्ट। इसका सिनोनिम हो गया डिसओबीडियंसी, डिसओबीडियंसी, बी आंसर इज करेक्ट। मेरे नाम की चाय पी ले दो, लिखो आगे। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, फेमिलियरिटी ना हो, दुश्मनी हो गया। काइंडनेस, दयालुता, दुश्मनी का कोई लेना देना नहीं है। एनिमिटी, ये रही दुश्मनी, बी आंसर इज करेक्ट। इलनेस का मतलब बीमारी, ये ILL है भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है, इलनेस बीमारी। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, तो हॉस्टिलिटी का क्या हो जाएगा, दुश्मनी, एनिमिटी। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। काइंडनेस, दयालु, तो मर्सी लिख सकते हैं, मर्सी, मर्सी का मतलब होता है दया, बेनिवोलेंस, दयालुता, फिलैंथ्रोपी, दया, ये सारे वर्ड्स जो है ना वो दया को डिनोट करते हैं, तो याद रख लेना बेनिवोलेंस। ओके, नेक्स्ट देखो। इंडिफरेंट, इंडिफरेंट का मतलब पता क्या होता है, इंडिफरेंट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो उदासीन हो, जो कह सकते हैं न्यूट्रल सा हो, जिसको कोई पॉजिटिव नेगेटिव उस पर कोई असर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंट। ही इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, सुख और दुख दोनों में एक जैसा है। अच्छा, इंडिफरेंट के साथ प्रपोजिशन का यूज टू, प्रपोजिशन जो है वो टू यूज होती है, ये याद रखिएगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूट्रल हो सकता है, ये बहुत अच्छा वर्ड है यार, आपको पता है, ये मैं नहीं लिख रहा, छोड़िए। सिमिलर, एक जैसा, प्रपोजिशन के तौर पर टू का यूज होगा, अच्छा वर्ड है। अलाइक, एक जैसा। अनकंसर्न्ड, वेरियस, वेरियस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। शाई का मतलब क्या होता है, शर्मीले स्वभाव का। सबमिसिव लिख सकते हैं, दब्बू किस्म का आदमी जो होता है उसको सबमिसिव बोलते हैं।
शाय ही होता है वो, शाय, शाय माने शर्मिला, सबमिसिव, जो छुप के रहे सबसे, सबमिसिव बोलते हैं उसको। अनकंसर्न का मतलब हो जाएगा जो चिंता ना करता हो किसी की। कंसर्न वर्ड बना है, कंसर्न का मतलब होता है जो चिंता ना करता हो। यूएन लगा देंगे तो जो कंसर्न मतलब जो चिंता करता हो, अनकंसर्न का मतलब जो चिंता ना करता हो। यूएन किसी भी वर्ड के आगे लगा दो उसका ऑपोजिट हो जाता है। ओके, जैसे कि अनेबल, एबल, अब वर्ड लिखा एबल, एबल के साथ जोड़ दीजिए यूएन, मतलब अनेबल, अयोग्य, ये याद रखना है। तो ऐसे ही कंसर्न्ड, अनकंसर्न्ड, इनडिफरेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनकंसर्न्ड। कंडेम, कंडेम का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, किसी को बहुत जबरदस्त तरीके से किसी की बुराई करना, इज नोन एज कंडेम। ठीक है, इसका सही जो सिनोनिम होगा वो होगा सेंशोर, कटाक्ष करना, यू कैन से टॉन्ट, यू कैन से जाइब, कटाक्ष करना। जाइब, जाइब का मतलब भी होता है किसी पर कटाक्ष, कड़वे शब्द बोलना, दैट इज नोन एज जाइब। जैसे अभी हमारे पीएम के बारे में मालदीव के मिनिस्टर्स ने बोला, ओके, दैट वर्ड इज यूज जाइब, जो गलत था, हम हिंदुस्तानियों ने उसका जवाब बड़े अच्छे से दिया और देना भी चाहिए। ओके, सो दैट इज कॉल्ड जाइब, क्रिटिसाइज करना। हाँ, एक अच्छा वर्ड होता है डिनाउंस, किसी की आलोचना करना। अच्छा, तो कंडेम का जो सिनोनिम हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? सेंश्योर। क्वालिफाई, पास करना। अप्रूव माने सहमति, किसी से सहमत हो जाना, इजीली मान जाना। इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं अकॉर्ड, मतलब जहां शांति रहे, ये रहा अकॉर्ड। कॉन्कॉर्ड भी लिख सकते हैं जहां पर समझौता हो जाए। हारमनी भी लिख सकते हैं जहां पर शांति हो। अप्रूव माने भी शांति होता है, एक तरह से सहमति होता है। डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है दुख, जिसको हम कह सकते हैं सोरो। ब्लूज, मेलांकली। मैं इतने वर्ड इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको एक वर्ड तो याद रहेगा। ब्लूज के सारे हो गए। कॉन्डेम का आंसर क्या है? ए हमारा, कटाक्ष करना। अगले वर्ड पे चलते हैं। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है भरोसा होना, याद रखना इस वर्ड को। फुल नहीं, फ्रेंडली नहीं। श्योर इज करेक्ट आंसर। श्योर माने आश्वस्त होना। अच्छा, रिक्रेट ये कोई वर्ड नहीं है यार, ये मिसपेल्ट हो गया है पर टाइपिंग में, छोड़िए। श्योर, श्योर का मतलब होता है कटाक्ष करना। अच्छा, कॉन्फिडेंट वर्ड क्यों लिखा गया? कॉन्फिडेंट के साथ एज ए प्रपोजिशन ऑफ का यूज होगा। ऑफ एज ए प्रपोजिशन, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। एग्जाम में एक सिंपल सा सवाल आएगा, वो देखिएगा, ग्रामर से रिलेटेड। ही इज कॉन्फिडेंट डैश winning the match. This is, your options are 2, 4 of D, none, इनमें से कोई नहीं। विच वन इज योर करेक्ट आंसर? कॉन्फिडेंट आ गया। तो देखिए, कई बच्चे समझेंगे कि सर 2 प्लस वर्ब तो आएगा, आईएनजी तो नहीं आएगा, तो ये तो गलत है। 4 और ऑफ में क्या आएगा? ऑफ इज, दिस इज रॉन्ग। कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग दिस रेस, करेक्ट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ही एम्ड अ ब्लो ऑन मी, उसने निशाना साधा मेरी ओर। आंसर हो जाएगा ही एम्ड अ ब्लो एट मी, ए आंसर इज करेक्ट। अगेंस्ट मी नहीं होता है, टू मी नहीं होता है। एम एट समथिंग, किसी चीज पर टारगेट करना, एम एट, सो ऑलवेज यूज ए आंसर। वी हैड ए हार्ड टाइम इन द वॉर, युद्ध के दौरान हमारा हार्ड टाइम का मतलब होता है मुश्किल दौर होना, याद रखिएगा। सो वॉर जो है, इन द वॉर नहीं होता है, वॉर जब तक चला जब तक हमारा बुरा दौर था। इट मीन्स इट इज डिनोटिंग ए ड्यूरेशन, जहां पर भी ड्यूरेशन की बात आती है एज अ प्रपोजिशन, फ्रॉम द वॉर नहीं होगा, सिंस द वॉर नहीं होगा, ड्यूरिंग द वॉर। ड्यूरिंग डिनोट्स ड्यूरेशन। अब सवाल आया सर सिंस क्यों नहीं आया? सिंस इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर कोई टाइम पीरियड नहीं है। वी हैड ए हार्ड टाइम, ये कोई वर्ड नहीं है।
ओके, टाइम पीरियड होता ना तब हम लगाते सिंस और फॉर, तो दिस वन इज करेक्ट। यहाँ पर आंसर ये गलत है, ये सही है ड्यूरिंग द वॉर। ये याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, अपनी तैयारी को जज कर लीजिएगा कि 2 दिन बाद हमारा एग्जाम है, हम क्या कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और भी ज़्यादा मॉक टेस्ट इससे रिलेटेड बनाने हो तो 62 टेस्ट ऑलरेडी हैं हमारे चैनल पे। वी शैल नॉट वेट फॉर एनीवन, हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। हु विल अराइव लेट, जो लेट आएगा। सेंटेंस एक कंडीशन को डिनोट कर रहा है, हम वेट नहीं करेंगे जो लेट आएगा उसके लिए। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो उसमें हम एक पार्ट में प्रेजेंट का यूज करते हैं, एक में फ्यूचर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट वेट फॉर एनीवन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर वेट के साथ फॉर का यूज होगा जब आप किसी का इंतजार करें। सो हु विल अराइव लेट, तो यहां पर गलत है, हु अराइव्स लेट, प्रेजेंट टेंस आएगा, कंडीशनल सेंटेंस बन गया है ये, ए आंसर इज करेक्ट। हु शैल अराइव, अच्छा अब आप समझ रहे होंगे शैल फ्यूचर हो जाएगा, गलत है। हु अराइव्ड, अराइव्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस जो है वो किस में है, फ्यूचर में है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा है हमारा, ए इज करेक्ट, हु अराइव्स लेट। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आई होप बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्जाम का ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट करेंगे। आई हैव नॉट हार्डली स्टडीड फॉर दिस एग्जामिनेशन, शायद ही मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ा हूँ। देखेंगे सेंटेंस को तो देखिए, हार्डली जो होता है वो ऑलरेडी एक नेगेटिव मीनिंग लिए हुए है, और उसके साथ नॉट का यूज़ मतलब डबल नेगेटिव हो गया। मैंने आपको बताया था सेंटेंस में एक ही वर्ड को बार बार लिखने का मतलब होता है वो वर्ड सुपरफ्लुअस हो गया। सुपरफ्लुअस का मतलब यही है कि भाई उस वर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी उसके लिए वो बात बोल चुके हैं। तो नॉट और हार्डली एक साथ नहीं आएंगे, सो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव हार्डली स्टडीड, बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। ही वॉकड सॉफ्टली, वो आराम से चला। लेस्ट, लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। ओके, ही वॉकड सॉफ्टली, वो बड़े आराम से चला, कहीं ऐसा ना हो ही में वेक द बेबी, कि वो बच्चे को जगा दे। कंजक्शन का सेंटेंस है, आप सभी को पता है, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और लेस्ट के साथ हमेशा याद रखिएगा किसका यूज होता है, शुड का यूज होता है। तो आंसर क्या हो गया, सी इज करेक्ट, लेस्ट ही शुड वेक द बेबी। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, और वो ये है कि लेस्ट के साथ नॉट का यूज भी नहीं होगा। जैसे कि ही वॉकड सॉफ्टली लेस्ट ही, अब आप मान लीजिए यहाँ पर ये तो ठीक है, आपने इसको काट के क्या कर दिया, शुड कर दिया। एक ऑप्शन अगर ऐसा होता, ही शुड नॉट वेक द बेबी, तो नॉट यूज नहीं होगा, ये हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन एग्जाम में डाला जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स बनने हैं आपको। आफ्टर द लंच द बॉयज रन आउटसाइड, इसमें जो ब्लैंक है वो दे के बाद दिया गया है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में रह गया, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। चलो, आफ्टर द लंच द बॉयज रन आउटसाइड, खाना खाने के बाद बच्चे बाहर की तरफ दौड़े। अभी अभी पढ़ा है, दो काम पास्ट में एक साथ हो रहे हैं। अब बच्चे सोचेंगे सर पास्ट कहाँ है, ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया। आफ्टर भी आ गया, खाना खाने के बाद वो बाहर दौड़े, मतलब खाना पहले खाया है, तो जो काम पास्ट में पहले खत्म हो रहा है उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। पास्ट परफेक्ट है क्या कहीं पर, हैड ईटन, बी आंसर इज करेक्ट। ये गलत है, ये गलत है, ये रहा, बी आंसर इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एज ही वॉज एंड हैड सेव्ड इनफ मनी, मैं थोड़ा सा कैमरे से बाहर जा रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। सेव्ड इनफ मनी हिज फैमिली स्केप्ड माइजरी व्हेन ही डाइड सडनली, क्योंकि अब देखिए ऑप्शन दिए गए, प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब समझदार, बुद्धिमान, परसिस्टेंट, प्रिपेरेटरी, प्रोविडेंशियल। प्रोविडेंशियल का मतलब तो होता है अच्छा, प्रोविडेंशियल, प्रोविडेंशियल का मतलब होता है अच्छा, शुभ, अच्छा। परसिस्टेंट मतलब किसी काम को लगातार करना। प्रिपरेटरी का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना। अब आप देख लेंगे, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। आप ऑप्शन समझ लीजिए कौन सा है। एज ही वॉज प्रूडेंट, क्योंकि वो बुद्धिमान था इसीलिए उसने पैसे बचाए, ताकि वो जब वो मरा तो उसके परिवार को वो समस्याएं ना झेलनी पड़ी। आंसर ए इज करेक्ट, प्रूडेंट। बाकी इनमें से कोई ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है। हाँ, प्रूडेंट के एक दो सिनोनिम मैं आपको लिखवा सकता हूँ, वो हो जाएगा सेन, और क्या हो जाएगा, प्रूडेंट हो गया, सेन हो गया, और वाइज तो कॉमन सा है, ठीक है।
हो गया। प्रिपरेटरी, किसी चीज की शुरुआत यानी कि ओरिजिन। प्रोविडेंशियल, अच्छा, जिसके लिए ऑस्पिशियस बोल सकते हैं, शुभ होना, ऑस्पिशियस। परसिस्टेंट, लगातार, कंटिन्यू। सो आंसर जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका क्या हो जाएगा, प्रूडेंट, एज, चूंकि वो बुद्धिमान था। 23 देखेंगे, आई मेट नो अदर माई स्टूडेंट। इसमें जो ब्लैंक दिया गया है वो अदर के बाद दिया गया है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये हो जाता है कई बार टाइपिंग में मिस्टेक। ये जो कंफ्यूजन है, आई मेट नो अदर, ये डैश माई स्टूडेंट थोड़ा आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, आई मेट नो अदर, मैं किसी से नहीं मिला, सिर्फ मेरे स्टूडेंट से मिला मैं। एक कंजक्शन के तौर पर पेयर यूज होता है नो अदर। ऑलवेज रिमेंबर, एज ए कंजंक्शन नो अदर के साथ देन का यूज होगा, THAN, देन। ये वाला यूज मत करना, ये टाइम को डिनोट करने वाला एडवर्ब है क्या कहीं ऑप्शन, नो अदर बट, गलत है। एक्सेप्ट, के अलावा, नहीं, नो अदर देन, बी आंसर इज करेक्ट। मैं मेरे स्टूडेंट के अलावा किसी से नहीं मिला, कर लेना है इसको। अच्छा, एक्सेप्ट वाला वर्ड आया है, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा। अच्छा, ये जो होता है एक्सेप्ट, ये होता है स्वीकार करना। ये होता है एक्सपेक्ट, इसका मतलब होता है उम्मीद करना। स्पेलिंग प्लीज देख लेंगे, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। क्वेश्चन 24 पर आते हैं, शी इज यूज टू लेट। बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है, शी इज यूज टू लेट। जिरंड का यूज जिसको आता होगा वो इजीली कर लेगा। यूज टू के साथ अगर इजएमआर का यूज होता है तो इसके बाद जिरंड का यूज होगा। जिरंड का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, गेटिंग अप लेट। सी आंसर इज करेक्ट। शी इज यूज टू गेटिंग अप लेट। क्लियर। 25 पर आते हैं, देखेंगे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सिलेबस मैंने जब देखा तो उसमें चीज मेंशन है कि भाई एक स्पेलिंग टेस्ट भी आएगा, तो फ्लोरेसेंट की जो है ना आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, FLUORESCENT, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, इसका करेक्टली स्पेल्ड बताना है। तो 25 क्वेश्चंस हमारे हो गए। ओके, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको आपकी तैयारी का अंदाजा भी ये देगा। सो प्लीज़ इसको बनाएं और जितने भी प्रीवियस जो पीछे के मैंने क्लासेस में करवाए हैं उनको भी बनाएं और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, बाय।